नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज चर्चा लोन्स पर होगी। लोन से जुड़े हुए सवालों को शामिल करेंगे और आपके सवाल जो आपने हमें हफ्ते भर भेजे हैं उन पर भी हम राय लेंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट है बलवंत जैन अपना पैसा.com से। बलवंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। बलवंत साहब, इससे पहले कि हम आज के दर्शकों को शामिल कर रहे हैं उनके सवालों को ले, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि कई सारे बैंक्स फिलहाल कई बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी उन्होंने लगाई है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। ये लोन और अगर हम जो एक आम लोन लेते हैं घर पर, कितना डिफरेंस है दोनों में? और मॉर्गेज प्रॉपर्टी की हम अगर बात करें, हम देखते हैं कि कई तरह के एड्स भी टेलीविजन पर देखने को मिलते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है कि अपने ही घर से एक तरह से वो क्योंकि अगर वो उनके बच्चे उससे अलग रहते हैं या फिर ओल्ड एज में जाकर अपने ही घर से एक तरह से कमाई उनको हो सके। किस तरह से देखते हैं आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को, और हमारे व्यूअर्स को आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसको आप मॉर्गेज रख के उसके सामने अगर कोई पैसा ले, वो उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो नॉर्मली बिजनेस वगैरह के लिए लिया जाता है। और उसके सामने जैसे आपने बताया कि अपन जो नॉर्मल होम लोन लेते हैं, तो वो जो होम लोन है वो आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसी के डॉक्यूमेंट वगैरह रखने पे जो लोन लिया जाता है, उसमें जैसे टैक्स बेनिफिट वगैरह भी जो 80C का और 24B का है वो प्रॉपर होम लोन पे मिलता है। और जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स बेनिफिट डिपेंड करता है कि आप वो पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो आप एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। जहां तक सवाल मार्जिन का है, तो जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लैब बोलते हैं, उसमें आपको 40% के आसपास का मार्जिन रहता है। मतलब 40% जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसको काट के मतलब 60% तक बैंक लोन देती है। उसके अगेंस्ट आपका जो होम लोन है उसमें बैंक अगर 25 लाख से कम तक का लोन है तो 90% तक का भी आपको होम लोन मिल सकता है। ये मोटा मोटी जो दोनों में डिफरेंस है। दूसरा चीज आपने बताया कि ओल्ड एज में आपको अगर लोन लेना है तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बजाय मैं व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि आप जो रिवर्स मॉर्गेज है उसके लिए जाइए, क्योंकि जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें जो आपको रीपेमेंट करना पड़ता है जो EMI के जरिए, इसके अगेंस्ट जो आप रिवर्स मॉर्गेज लेते हैं उसमें आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपको 20 साल तक, आपका 60 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 20 साल तक आपको EMI मिलेगी। मतलब ये एक्चुअली जो आपका होम लोन है उसका एग्जैक्ट रिवर्स है, और वो आपको आपके लाइफ टाइम में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो 20 साल पूरा होने के बाद में भी आप उस घर में रह सकते हैं, और आपकी डेथ के बाद में आपको अगर डिपेंडेंट वगैरह आपसे जो जानकारी जी घर को चलाना, तो कई इसकी बारीकियां बताएं, लेकिन जो अहम पहलू है वो ये कि किन लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि बैंक अपने तरीके से चाहे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के थ्रू, किसी भी तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी उसे आप मॉर्गेज कर सकते हैं और उससे आप कुछ रकम एक तरह से बैंक को आप जैसे आमतौर पर आप EMI चुकाते हैं, बैंक आपको EMI चुकाएगा। जैसे आपने बोला बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन ये किन लोगों के लिए बेहतर है, कौन लोग इसका फायदा ले सकते हैं? ये प्रोडक्ट अगर हम एज अ प्रोडक्ट बात करें बैंकिंग सेक्टर में, लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किन लोगों के लिए आप सजेस्ट करेंगे कि उन्हें लेना चाहिए? जो आप बता रही है पल्लवी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और रिवर्स मॉर्गेज दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। और जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली बिजनेस के लिए लेते हैं या आपको और कोई दूसरा यूज हो, जैसे आपके घर में कोई शादी ब्याह वगैरह करना है, परंतु उसका जो रीपेमेंट है आपको EMI के रूप में करना पड़ता है। और जो रिटायरमेंट, जो रिटायर होने के बाद में जो अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको रिवर्स मॉर्गेज लेना चाहिए, और उसमें बैंक आपको लमसम पेमेंट नहीं करती है। जैसे आप लोन की EMI चुकाते हैं उसी तरह हर महीने बैंक आपको एक किस्त देगी लोन के रूप में, और जिसको मैंने बताया कि आपको आपके लाइफ टाइम में चुकाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये काफी फायदे की बात हमें बताई बलवंत साहब ने। लेकिन अब कुछ दर्शकों से भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं, अखिलेश यादव वाराणसी से हैं। नमस्कार मिस्टर यादव, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। अखिलेश जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना सवाल बलवंत जैन हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आप पूछ सकते हैं। क्या आप एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं? लोन आप लेना चाह रहे हैं, पहला लोन होगा आपका? और टीवी का वॉल्यूम सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। ठीक है। अच्छा, होम लोन हमें चाहिए जी। ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ बनारस में है। ओके जी। तो
जी ये अखिलेश जी, कहीं तो- आपका सवाल जो हमें मेल के जरिए इनफैक्ट पिछले हफ्ते मिला था, उसमें आपने कुछ जिक्र किया था गाड़ी लेने की आप सोच रहे हैं, और एक लोन आपका पहले से चल रहा है। अच्छा, हाँ, गाड़ी लेने का है जी प्लान। जी, कौन सी गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं? होंडा की लेंगे i10। चलिए, कुछ 2-3 ऑप्शन शायद आपने सोच के रखे हैं। बलवंत साहब बताइए, इनका एक लोन ऑलरेडी चल रहा है जिसकी ईएमआई भी इन्होंने बताई 1100 रुपए के आसपास जाती है, और 3 लाख का पर्सनल लोन है ये। इसके अलावा अगर इनको लोन लेना है, एक तो ये कि कितना इफेक्ट पड़ेगा दूसरे लोन पर, ईएमआई की कैलकुलेशन कैसे होगी, और साथ ही कुछ ऑफर्स भी अगर आप बता सके फिलहाल बैंकों में क्या ब्याज दर मिल रही है। अखिलेश जी को कार लोन चाहिए, तो नॉर्मली जो कार लोन है वो आपकी जो सालाना इनकम है उसका 2 से 3 गुने के आसपास देते हैं। और कार लोन है वो मैक्सिमम 7 साल की ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे होम लोन आपको 15 साल के लिए मिलता है, वैसे जो कार लोन है वो आपको 7 साल के अंदर अंदर आपको रिपेमेंट कर देना चाहिए। जहां तक ऑफर्स वगैरह की आप बात कर रही है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% से लेकर 12.5% के बीच में रहता है। परंतु जब भी आप होम लोन लें तो आप जो उसका जो टेन्योर है वो पहले से नक्की कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग एक बार को शुरू में तो लंबे टेन्योर का लोन ले लेते हैं, परंतु मैंने देखा है कि लोग गाड़ी जल्दी बदल लेते हैं, मतलब 7 साल तक गाड़ी नहीं रखते हैं और गाड़ी जल्दी बदल देते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग लोन रहता है कार लोन, उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। तो जैसे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, उनकी जो प्रीपेमेंट पेनल्टी है वो 5% से 10% के बीच में है। तो आप जब लोन ले रहे हैं तभी आप टेन्योर डिसाइड कर लीजिए, जिससे आपको ये प्रीपेमेंट का पेनल्टी वगैरह नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस खुद ले सकते हैं तो आप खुद ले लीजिए, जिससे आपको नेगोशिएट करने में फायदा होगा। परंतु पहली बार जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मुश्किल पड़ेगा इंश्योरेंस लेना। पर अगर रिन्यूअल के टाइम में जरूरी नहीं कि आपने पिछले साल जिससे इंश्योरेंस लिया था उससे ही इंश्योरेंस ले। इसके अलावा आपको कार डीलर है वो फ्रीबी वगैरह ऑफर करेगा, कुछ फ्री एसेसरीज वगैरह ऑफर बलवंत करेगा। साहब, मेरा आपने सुझाव रहेगा जैसे कि आप जो कई सारे बैंक्स में आपने बताया 10.25 से लेकर 11.5% तक उसमें ब्याज लगेगी, पर साथ ही प्रोसेसिंग फीस वगैरह ऐड ऑन करके लगभग अगर बात करें ऑन एन एवरेज अगर किसी भी बैंक में जाते हैं लगभग ईएमआई इनकी कितनी बनेगी? और लुकिंग एट द फैक्ट कि इनके ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, और जैसे आपने बताया कि एक थंब रूल है कि 45% या 50% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बाकी खर्चे भी देखने होंगे और बैंक का भी एक क्राइटेरिया रहेगा। यानी प्रोसेसिंग फीस और बाकी खर्च मिलाकर इनकी ईएमआई कितनी बनेगी? देखिए, जैसे मैं उनके लिए 4 लाख का लोन का कैलकुलेशन किया है, तो जो इनकी ईएमआई है वो 2200 रुपए के आसपास पड़ेगी। जी चलिए, और ये जो लोन का टेन्योर है वो मैंने 5 साल गिना है। जी, और 5 साल उसकी अवधि रहेगी, यानी कि जो आप लोन लेने की सोच रहे हैं 5 साल तक आप ले सकते हैं, और अलग अलग बैंक्स में आप अपने एंड पे पता कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस कुछ प्रमुख बैंक है जहां पर आपको बताया कि आपको 11.5% तक ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा। चलिए बढ़ेंगे, हमारे साथ अभिषेक श्रृंगी कोटा से मौजूद है। नमस्कार अभिषेक जी, पूछिए क्या सवाल है। मैडम, मैं पूछना चाह रहा था कि सिविल थोड़ा सा बिगड़ गया था 4-5 साल पहले, उसके बाद सारे पेमेंट सेटलमेंट हो गए थे, तो उसके बाद अब क्या मैं लोन के लिए जा सकता हूँ? क्या स्कोर है सर आपका? हाउसिंग लोन के लिए मेरे को अप्लाई करना था, आपने तो करंट जी अपना स्कोर आपने जो चेक किया है, स्कोर कितना आ रहा है? 834 आ रहा है मेरा। चलिए, 750 से ऊपर आ रहा है। हाँ जी चलिए, आपने बताया आप लोन लेने की सोच रहे हैं, और ये आपका कुछ प्रीवियस लोन भी आपने शायद मेंशन किए थे अभिषेक मेल में। बलवंत साहब, इन्होंने अभिषेक ने बताया था 5 साल पहले इनके कुछ क्रेडिट कार्ड और कुछ और भी लोन्स थे जिसका सेटलमेंट अब ये कर चुके हैं, लेकिन सिविल में कितने समय तक वो रिकॉर्ड में शो करेगा, और साथ ही अगर अब ये लोन लेने जा रहे हैं अब उसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जो सिबिल का जो स्कोर है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जो सिबिल के जो बैंकिंग सिस्टम में जो लोन दिए गए हैं उसमें 90% जो लोन है उनके जो स्कोर है वो 750 के ऊपर है, और 750 के ऊपर स्कोर अच्छा गिना जाता है। जैसे इनका जो स्कोर है वो 834 है, वो बहुत बढ़िया स्कोर है। परंतु मतलब जैसे अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। परंतु अगर आपको सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो ये निश्चित है कि आपको लेंडर
लोन नहीं देगा। इसके अलावा जैसे बता रहे हैं कि इनको 5 साल पहले उन्होंने कुछ सेटलमेंट वगैरह किया, तो सिविल में क्या होता है नॉर्मली कि जो पुराने ट्रांजैक्शन है वो पीछे चले जाते हैं और जो नए ट्रांजैक्शन है उसको वेटेज ज्यादा मिलता है। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि उन्होंने पिछले 5 साल में अपना जो रीपेमेंट ट्रैक वो बराबर मेंटेन किया, इसके लिए इनका जो रिकॉर्ड है, जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आया। परंतु बैंक जो जैसे आपने पूछा कि ये रिकॉर्ड कितने टाइम तक रहता है, तो ये जो आपका सिबिल के स्कोर, सिबिल का जो रिपोर्ट है उसमें आपको 7 साल तक के रिकॉर्ड रहते हैं। तो लेंडर एक्सेस करेगा तो उसको 7 साल के पुराने रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो जैसे उनका 5 साल पहले उन्होंने जो सेटलमेंट वगैरह किया है वो लेंडर को दिख जाएगा, परंतु लेंडर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कंसीडर, पुरानी हिस्ट्री को कंसीडर करेगा या आपका जो नया लेटेस्ट बिहेवियर है रिपेमेंट का और उसको अच्छा बिहेवियर दिख रहा है, इस वजह से आपका स्कोर अच्छा है, तो उसके बेसिस पे लोन दे सकता है। परंतु आपका जो 800 प्लस 834 के आसपास का जो स्कोर है वो गारंटी नहीं देता कि आपको बैंकिंग सिस्टम से लोन मिल ही जाएगा, परंतु आपके लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ जाती है। जी, और एलिजिबिलिटी की बात करें तो अभिषेक आपकी सैलरी के हिसाब से और भी चीजें देखी जाएंगी। जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसकी क्या कीमत है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। आपकी सैलरी पे आपको 12 से 14 लाख का लोन मिल सकता है। जो ब्याज दर हमारे एक्सपर्ट ने बताई 20 साल के लिए मौजूदा अगर देखें तो 10.25% आपको इस इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। कुछ और भी दर्शक है उनसे बातचीत करते हैं। पवन कुमार हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद है। नमस्कार पवन, पूछिए क्या सवाल है। मैम मेरे को 2 से 3 लाख का लोन चाहिए था जी। ऑफिस वगैरह खोलने के लिए। चलिए, अपने अपने बारे में थोड़ी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। मैं पर्सनल इसका फाइनेंशियल का जो ये करता हूँ। जी, आपने कोर्स भी किया है, इनफैक्ट आपने जैसे मेल में मेंशन किया था, आप सर्टिफाइड प्लानर भी हैं और आप खुद का काम अब शुरू करना चाहते हैं। हाँ जी। चलिए, हमारी तरफ से काफी मुबारकबाद कि आप एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी है फैलाना और इस शो के जरिए भी हमारी यही कोशिश है। बलवंत साहब, इन्हें अब अपना एक ऑफिस खोलना है और जैसा कि इन्होंने मेल में कुछ डिटेल्स दी थी और अभी बताया कि जगह जो है वो ये रेंट पे लेंगे, यानी कि ओवरऑल 2 से 3 लाख तक की इनको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर इनके प्रोफाइल की बात करें, इन्होंने मेंशन किया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, अभी खुद के एंड से काम करते हैं, सर्विस ये नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लेकिन आईटीआर ये बराबर फाइल करते हैं और कुछ डिटेल्स भी इन्होंने लिखी थी। अगर प्रीवियस इनका आईटीआर देखा जाए तो 2.5 और जो लेटेस्ट है दैट इज 2.8। ऐसे में इनको एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कितना लोन मिल पाएगा? देखिए पल्लवी, ऐसा है जो पर्सनल लोन है वो एकदम अनसिक्योर्ड लोन रहता है, तो जो लेंडर है वो पर्सनल लोन देने में इतने इजीली लोन नहीं देते हैं। तो वो नॉर्मली जो अच्छी कंपनी में कहाँ सैलरीड एम्प्लॉय है उनको देते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको नहीं देते हैं इजीली पर्सनल लोन। परंतु अगर आपका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल किया और आपका इनकम भी अगर बराबर बताया हुआ है तो आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। जैसे नॉर्मली आपकी जो सैलरी का 12 से 18 गुना है, मंथली सैलरी का 12 से 18 गुना तक आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। उनका जैसे बता रहे हैं ये कि 2.5 लाख के आसपास का उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, तो एकदम इजीली नहीं मिलेगा। परंतु मेरा सुझाव है अगर इनको पर्सनल लोन लेना है तो उनके जो बैंक से बैंकिंग रिलेशंस हैं, जहां पे इनका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वहां अप्रोच करें और जो इनकी जो डीलिंग के बेसिस पे उनको एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जिस बैंक से वहां से लोन मिलने की संभावना ज्यादा है। परंतु मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो पर्सनल लोन है उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% से 24% के आसपास है वो, और वो बैंकिंग सिस्टम के सबसे ज्यादा महंगे लोन है। तो अगर आपके पास में सिक्योरिटी देने के लिए कुछ टेंजिबल सिक्योरिटी हो, जैसे आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, अच्छी पेड अप वैल्यू वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह हो, एनएससी वगैरह हो, यूनिट्स वगैरह हो, तो उनके सिक्योरिटी के सामने आप लोन ले लेंगे तो आपको थोड़ा रिलेटिवली चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो पवन, आपको ध्यान रखना होगा पर्सनल लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं, ब्याज दर जाहिर आपको ज्यादा देनी पड़ेगी एक आम लोन से, और क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बैंक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला आप आईटीआर रेगुलर फाइल करते हैं क्योंकि आप कुछ होम ट्यूशंस भी देते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी की जहां तक बात करें आपको लोन मिल सकता है। लेकिन कोशिश ये करिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही पर्सनल लोन को आप अप्रोच करिए, अदरवाइज और भी ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, LIC या कोई म्यूचुअल फंड या कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट आप लोन ले सके, यानी सिक्योर्ड लोन अगर आप लेंगे, एक्सपर्ट की ऐसी राय आपके लिए बेहतर साबित होगा। हमारे बाकी दर्शकों के लिए बता दें, अगर आपको भी कोई सवाल भेजना है ईमेल या SMS के जरिए सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आप हमारा मेल ID नोट कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com। साथ ही SMS कर सकते हैं कर्ज, क्योंकि आज लोन पर बातचीत हो रही है, कर्ज लिखकर अपना सवाल आप 57575 पर भेज सकते हैं। जल्द लौटेंगे, कुछ और सवाल है, कुछ मेल्स हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे। जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज हो रही है लोन्स पर और बातचीत में हमारे साथ शामिल है बलवंत जैन, अपना पैसा.com के CFO। बलवंत साहब, यहाँ पर आप कुछ ईमेल्स का भी रुख करते हैं जो हमें इस हफ्ते मिली हैं। अगली जो सवाल है ईमेल के जरिए दीपेंद्र शर्मा जी ने भेजा है जयपुर से और कुछ एजुकेशन लोन के बारे में राय लेना चाहते हैं। इनफैक्ट इन्होंने कुछ अपने बारे में बताया कि इन्होंने बीटेक की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था 2005 में। अब ये पास आउट कर चुके हैं, 2008 में इन्होंने पास आउट किया था। इनका जो सवाल है, जो क्वेरी है, वो कहीं ना कहीं संबंधित है इंटरिम बजट में जो एक अनाउंसमेंट हुई थी एजुकेशन लोन में कुछ सब्सिडी की, उसी को लेकर ही जानना चाह रहे हैं कि कैसे इस सब्सिडी को अवेल किया जा सकता है और ये कौन कौन लोग हैं यानी कि जिन्होंने लोन 2005 में लिया था, क्या वो भी इस सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं? तरीका क्या होगा क्लेम करने का? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो ये बजट में अनाउंसमेंट होने के पहले एक एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम प्रचलन में है, जिसमें जो 1 अप्रैल 2009 के बाद जितने भी एजुकेशन लोन लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करती है। तो ये जो इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो 1 अप्रैल 2009 के पहले भी जो एजुकेशन लोन लिए गए हैं और जिनका बकाया पेमेंट बाकी 31 दिसंबर 2013 तक अगर वो लोन आउटस्टैंडिंग है तो उसका जो इंटरेस्ट का सब्सिडी है, लाभ है, वो उन लोन को भी मिलेगा। परंतु जैसे जो बेसिक स्कीम है उसमें कंडीशन है कि जो 4.5 लाख रुपया से ज्यादा फैमिली की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है स्कीम तो आई नहीं है अभी तक बाहर ये इंटरिम बजट के अनाउंसमेंट के बेसिस पे, परंतु मुझे लगता है कि उस स्कीम में भी है जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो फैमिली इनकम एनुअल जो है वो 4.5 लाख रुपए का होगा। अगर उनका लोन अगर 31 दिसंबर 2013 को बाकी है तो वो अपने बैंक के थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो जो इनकम का क्राइटेरिया वगैरह है उसके लिए जो राजस्थान में तहसीलदार अपॉइंटेड है जो इनकम का सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, क्योंकि ये जो मॉनिटर और मैनेज है वो कैनरा बैंक करती है, परंतु उनको जो एप्लीकेशन है वो जहां से इन्होंने लोन लिया उसके थ्रू ही रूट करवानी पड़ेगी जी। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जो एग्जैक्ट स्कीम क्या आती है अनाउंसमेंट के बाद में। कुछ ऐसा इसमें डिटेल नोटिफिकेशन आना भी बाकी है और खुद वित्त मंत्री ने भी कहा था कि फर्दर डिटेल्स जो है आने वाले समय में ही अनाउंस की जाएंगी। तो जिस बैंक में आपने अप्लाई किया था लोन के लिए वहीं आपको अर्जी देनी होगी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि दिसंबर जो अभी निकला है समय, दिसंबर 2013 तक अगर आपका ब्याज बकाया था तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, यानी कि उस पर सब्सिडी आप ले पाएंगे। एक और ईमेल यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। सवाल राजेश कुमार जी का है, ऋषिकेश से इन्होंने भेजा है और प्लॉट की बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं टीचर हूं और 35,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं। ये रूरल एरिया में एक प्लॉट है, क्या उसके लिए लोन मिल सकता है? लोन की अगर बात करें बलवंत साहब तो वैसे ही काफी स्ट्रिक्ट है बैंक्स प्लॉट को लेकर, और खासकर कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो और मुश्किल होगा। और साथ ही लोकेशन की भी बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या लोन आसानी से मिल जाएगा? हाँ पल्लवी, आपने एकदम सही बताया कि नॉर्मली बैंक है वो प्लॉट के लिए लोन देने में हिचकिचाती है अनलेस कि आपको उस पर कंस्ट्रक्शन करने का विचार है। और जैसे इनको तो जो लोन चाहिए वो प्लॉट भी रूरल एरिया में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेंडर है जो शेड्यूल बैंक वगैरह वो इसके लिए तैयार होंगे। तो मेरा सुझाव रहेगा कि कोई कोऑपरेटिव बैंक वगैरह को अप्रोच करें और आपकी जो इनकम के बेसिस पे हो सकता है बैंक आपको फंड कर दे ये जो है प्लॉट खरीदना है, परंतु मुझे प्रोबेबिलिटी कम ही दिखती है जी। तो थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हैं वहां के लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। वहां जाके एक बार पता करें कि आपको लोन मिल जाएगा या नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की जहां तक बात करें, इवन सरकारी भी, तो प्लॉट को लेकर और वो भी ग्रामीण इलाके में थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हैं संतोष अग्रवाल। नमस्कार संतोष, पूछिए क्या सवाल है? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपए लोन ले रखा है जी। उसके लिए, चूंकि मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी प्लेस है और कल को जिंदगी की अनसर्टेनिटीज को देखते हुए अगर मैं कल को नहीं रहता हूँ तो उस लोन को भरपाई के लिए या उसको रिस्क कवर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओके संतोष जी, इससे पहले कि एक्सपर्ट के पास जाएं, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कोई बीमा पॉलिसी आपने खरीदी है अपने लिए? जी। कौन सी पॉलिसी है, बता पाएंगे डिटेल्स? मैडम, मेरे पास कई पॉलिसीज हैं जिससे लगभग मेरे को 30 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। चलिए, लेकिन लोन देनदारी आपकी काफी ज्यादा है, जैसे आपने बताया 2 करोड़ से ऊपर तक का आपको लोन है। तो ऐसे में बलवंत साहब क्या कोई टर्म प्लान या कोई और तरीके से क्या ये इस रिस्क को कवर कर सकते हैं? साथ ही क्योंकि इन्होंने बताया ये बिजनेस में है तो कुछ और भी तरीके के इनको नुकसान हो सकते हैं या एक रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर, जिस इलाके में या जहां पर भी इनकी शॉप है या जो भी ऑफिस इनके हैं उनको भी कवर करना बेहद जरूरी होगा। क्या कुछ प्लान आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? पल्लवी, ऐसा संतोष जी को जो रिस्क है वो सब प्रकार से कवर करनी चाहिए। पहली जो रिस्क तो है वो उनकी लाइफ पे है, तो मेरा सुझाव है कि उनको जो एडिक्वेट
लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि कोई भी उनकी एज के हिसाब से और जो अमाउंट का जितना इंश्योरेंस चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का तो लेना ही चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ का लोन है। तो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह से चेक कर सकते हैं, तो ऑनलाइन टर्म प्लान ही खरीदना चाहिए, वो सस्ता पड़ता है। इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि एडिक्वेट अमाउंट का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी खरीद लें, जिससे अगर कल को ये इनकैपेसिट हो जाते हैं, मतलब काम नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जो लोन है, लोन का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा जो उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, बिल्डिंग है या मशीनरी वगैरह है, उनका भी इंश्योरेंस निकलवा देना चाहिए। तो कल को अगर प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है तो उनको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, तो लोन की भुगतान हो जाएगा। अगर इनकी फैक्ट्री में एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं तो एम्प्लॉय का भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह जरूर से निकलवा लेना चाहिए। तो जिस तरह से भी हो सकता है, जितना भी इंश्योरेंस आपको मिल सकता है, आपका खुद के ऊपर, आपकी फैक्ट्री असेट्स वगैरह और आपके एम्प्लॉयज वगैरह के, वो ले लेना चाहिए। तो आपको आपका जो लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी आपको अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, लोन देनदारियां हैं, उनको जोड़ना होगा और उसके बराबर एक कवर आप खरीद सकते हैं। टर्म प्लान की जहां तक बात है तो लाइफ इंश्योरेंस का वो एक पार्ट है, आपको रिस्क कवर, उतना रिस्क आपका कवर हो जाएगा और नॉमिनी जो भी रहेगा उसको कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो उसको रकम मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि बलवंत साहब ने बोला कि नॉन लाइफ भी, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, जाहिर है कि जो प्रॉपर्टी है, जो मशीनरी है, बाकी भी जो और चीजें हैं, उनको भी आपको कवर करना बेहद जरूरी होगा। इसलिए आप थोड़ा और यहाँ पर इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, केवल रिटर्न्स के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदें। हमारे साथ एक और दर्शक है, मयंक दवे हैं, भरूच गुजरात से। नमस्कार मयंक, पूछिए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास ऑलरेडी एक हाउस है और जो तकरीबन 70 लाख रुपए का उसका वैल्यू होगा। Okay. और मैं एक हाउस खरीदना चाहता हूँ जिसके पास 65 लाख रुपीज के आसपास उसका वैल्यू होगा, एंड आई वांट टू हैव अराउंड 50 lakhs of loan on that. So my question was whether I should take mortgage on my existing house or should I go for the fresh loan? Okay. Presently I have around 7 or 8 lakhs of liability for another house loan on my another flat. ऑलराइट मयंक, आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। बलवंत जैन हमारे साथ है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। बलवंत साहब, शो की शुरुआत में ही मॉर्गेज लोन्स पर हम बातचीत कर रहे थे, इनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए मयंक जी, ऐसा है कि जैसे मेरे पास जो डिटेल है उसके हिसाब से आपकी जो इनकम है 20 लाख के आसपास है, तो नॉर्मली जो होम लोन है वो आपको 4 गुना जो एनुअल इनकम है उसका 4-4.5 गुना मिल सकता है। तो उस इनकम के बेसिस पे आपको 80 लाख तक की लोन की एलिजिबिलिटी होती है। उसमें आपको जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो मैं अगर बराबर से सुन पाया हूं तो 60 लाख तक का ही आपको प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें से 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके जो इनकम है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर होम लोन मिल जाएगा। और मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं लीजिए, आप होम लोन ले लीजिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उस पर होम लोन मिल जाएगा। लैप में शो की शुरुआत में भी हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर चर्चा की थी, इसलिए होम लोन के मुकाबले मतलब होम लोन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, रादर आप मॉर्गेज करें अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपकी प्रोफाइल देखते हुए एक्सपर्ट की राय है कि आप एक नया लोन लेने की सोच सकते हैं। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल ले पाएंगे। बलवंत जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। तो मनी गुरु से फिलहाल इतना ही, आगे देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।